प्रणाम साथियों, आप सभी का जनता टॉक्स न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं दलित चिंतक शैलेश धूसिया जी हैं विशेष मुद्दों पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम तो आप देखे ही जी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए 2024 का चुनाव जी राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक तमाम मुद्दों को लेकर देखा जाए तो ये परिवर्तन का चुनाव रहा और जनता के अंदर एक बहुत बड़ा सारे मुद्दों पर बदलाव का चुनाव रहा। सर, खास करके बहुजन राजनीति को कैसे देखते हैं? अब इसमें बहुजन आज के संदर्भ में या 2024 के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुजन राजनीति बहुत ही आक्रामक रही है, लेकिन अगर उस संदर्भ में देखा जाए कि जो शंभू पार्टियां हैं बहुजन राजनीति की, अगर उन संदर्भों में देखा जाए तो हमें काफ़ी विफलता नजर आ रही है। सर, बहुजन समाज की सबसे बड़ी पार्टी और देश के सबसे तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी वो 2019 लोकसभा में 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था 17वीं में, तो उसमें 10 सीटें लाई और 2024 में 0 पर सिमट गई। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिस विचारधाराओं को लेकर अपने जीवन पर्यंत परम पूज्य बाबा साहब ने संघर्ष किया और जो विचार दिया पूरे बहुजन समाज या संपूर्ण समाज की, पूरे देश की, जिसको लेकर राजनीतिक संदर्भों में उन विचारों को, उन कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी किया और उनके मरने के बाद तिल तिल करके रिपब्लिकन पार्टी जो का दम घुटने लगा। उसका कारण ये था कि उनके मरने के बाद, यानी बाबा साहब के मरने के बाद, तमाम उस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जो वैचारिक धरातल था, उस विचारों का उनमें जो है अभाव होने लगा, जिस वैचारिक की को बाबा साहब ने तैयार किया। और पहला जो है पाठशाला मान्यवर साहब काशीराम ने राजनीति का रिपब्लिकन पार्टी को बनाया, लेकिन उन्होंने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इस तरह से अपने निहित स्वार्थ में विचारों को तिलांजलि दे रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को तिलांजलि दे रहे हैं। तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि रिपब्लिकन पार्टी में हम जो बाबा साहब का अधूरा मिशन है उसको पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद आपने देखा कि पूरे देश में पैदल चल, हवाई चप्पल पहन करके और उस महान विभूति ने भारतीय राजनीति को एक नए सिरे से परिभाषित करने का काम किया। और 90 आते आते
बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पार्टी बनाने का बहुत कम समय। अब तमाम उतराव चढ़ाव के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने जीते जी 3 बार बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में भी हासिल करवाया और वो हमेशा जो है वैचारिकी धरातल पर पूरे राष्ट्र में, पूरे स्टेट में वैचारिक कार्यकर्ता तैयार किए। बहुजन वैचारिकी पर आधारित था, लेकिन चौथी बार जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन में आई उनके मरने के बाद, तो तमाम जो वैचारिकी धरातल के कार्यकर्ता थे उनको जो है किनारे कर दिया गया या किनारे हो गए। ऐसा क्या कारण रहा होगा सर? उसका कारण निहित स्वार्थ है और जो वैचारिकी पर आधारित जो लोग नहीं उस पार्टी पर कब्जा कर लिए और पार्टी पर कब्जा करने के बाद वो जो वैचारिक लोग थे, वैचारिक लोग कैडर थे, वो किनारे कर लिए और लगभग किनारे हो गए। आज स्थिति ये है 2024 के संदर्भ में आपने कहा कि सुन कर आ रही। जी जी। तो उसका मुख्य कारण है पार्टी का वैचारिक धरातल से हटना। पार्टी के जो मूल एजेंडे थे वो हटना। जो तीसरा था उसके जो मूल कार्यकर्ता थे, पुराने जो कार्यकर्ता थे, जो कैडराइज कार्यकर्ता उस पार्टी से हट गए या घर बैठ गए और नए कार्यकर्ता, आयातित कार्यकर्ता पार्टी ने तैयार किया जो आज वैचारिक धरातल पर कोई संघर्ष करते हुए दिखे नहीं जनता के बीच, या अपने वो जो कहते हैं कि मिशन संवाद को भी जो है जनता तक प्रेषित करने में नाकामयाब रहे, क्योंकि वो वैचारिक और मिशन के पूरी तौर पर तैयार है नहीं, तो वो उसको कैसे संप्रेषित कर पाएंगे। इन कारणों से 2024 में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही मैंने सबसे अपने इतिहास में अगर देखा जाए तो कमजोर प्रदर्शन। वोट परसेंटेज भी डाउन हो गया है। वोट परसेंटेज डाउन होगा जब तक पार्टी के रीस्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा, तो और भी मान लीजिए वोट प्रतिशत कम होगा। सर ऐसा मेरा कहना ये है कि सर ये आज़ाद समाज पार्टी जो नई वाली चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी बनी है, तो क्या आज़ाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय नहीं कर देना चाहिए? कहीं इनके वजह से तो कमज़ोर नहीं पड़ गई? यह जो है जटिल प्रश्न है और ये लोकतंत्र में किसी भी पार्टी या नेता को यह नहीं कहा जा सकता है कि आपको राजनीति नहीं करना चाहिए, आपको पार्टी नहीं बनाना चाहिए, आपको मर्ज कर लेना चाहिए। तो मेरे समझ से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। सर लोकतंत्र में तो सबके लिए अधिकार है, लेकिन क्या बहुजन समाज और ख़ास करके दलित समाज अपने घर घर की पार्टी बना लेगा तो क्या इससे मजबूती मिलेगी? देखिए, आप जानते नहीं, पूरे देश में बाबा साहब के नाम हजारों में, कई हजारों में संगठन बने थे, लेकिन क्या वो संगठन बाबा साहब के वैचारिकी पर आधारित है? और होने के बावजूद भी क्या वो जनता के बीच में अपना अस्तित्व कोई बना पाए हैं? आज तक कुछ ही संगठन जो काम करते हैं जनता के बीच में वही अस्तित्व में आते हैं। तो वो कोई भी बहुजन समाज के वैचारिकी पर संगठन बनाता है, अनेकों संगठन, तो वही टिकेगा जिसका जनता में
अस्तित्व दिखेगा, संघर्ष दिखेगा, विचार दिखेगा। तो ये नहीं कहा जा सकता है लाखों संगठन बनते, लेकिन अस्तित्व में नहीं है। सर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी है, आप जानते होंगे उनको। लक्ष्मण यादव जी है, वो सपा के बैनर तले प्रचार किया लोकसभा चुनाव में। तो क्या इस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुजन समाज पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए था, या बहुजन समाज पार्टी से साठगांठ नहीं करना चाहिए? 7 जुलाई को देखिए, मुझे जहाँ तक इस चुनाव में 2024 के चुनाव में दिखाई दिया, जो तमाम अम्बेडकर वैचारिकी चाहे लोहिया वैचारिकी पर, चाहे वामपंथी वैचारिकी पर, या गांधी वैचारिकी, वो देश को सबसे ज़्यादा खतरा भाजपा और आरएसएस से महसूस है। और इस कारणों से बहुत से लोगों ने ये सोचा कि भाई एक ही पार्टी है, बीजेपी, आरएसएस, तो उसके अगेंस्ट जो है कौन फाइट कर सकता है। तो फाइट का सवाल था, लड़ाई का सवाल था। तो लड़ाई में जो इंडिया का जो स्वरूप दिखाई दिया राजनीतिक मंच पर, तो उस आधार पर बहुत से विचारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो अन्य जगह न जाते थे, उन्होंने इंडिया को सुना। सर बताया जाता है कि बिहार से लालू प्रसाद यादव जी ने इंडिया अलायंस की बहन जी को नहीं बुलाया, बोले कि उनको कौन पूछता है। इस प्रकार से बोले तो मैं अपने चैनल पर भी चला गया। ये राजनीतिक टिप्पणी, राजनेता एक दूसरे के प्रति करते हैं, तो ये फायदे नुकसान को देखते, तो इसको उससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है। और बहुत सी ये बात तेज़ी से फैली या फैलाई जा रही है, लेकिन उनके इस टिप्पणी से बसपा सुप्रीमो या बहुजन समाज पार्टी क्या फ़र्क पड़ता है? अगर पार्टी के मुखिया और पार्टी अपने कार्यक्रम, अपने नीतियों, अपने कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं के बीच चुस्त दुरुस्त है, तो किसी नेता के टिप्पणी से कुछ असर नहीं। सर आपसे आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अयोध्या नगरी जो राम की नगरी है, उस सीट से, वो जनरल सीट से वहाँ से एसी कैंडिडेट जीता है, कैसे देखते हैं? ये तो ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में मैं देखता हूँ। सर हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े धर्म गुरु है परमहंस आचार्य जी, ये कहते नज़र आ रहे हैं वीडियो में, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि वो 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। कैसे देखते हैं आप? इसको मैं बहुत पूर्ण संदर्भ में नहीं देखता, इसलिए कि परमहंस जी का जो स्टेटमेंट समाज में विद्वेष फैलाने की कई बार आ चुका है। किसी का जीभ काटने का, किसी का सर कलम करने का, इनाम घोषित करने का, इस प्रकार से वो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। तो देखिए, वो जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हिंदुज़म जो है वो एक राजनीति का और सत्ता पाने का जी एक राजनीतिक सामाजिक ढांचा है। अगर उस संदर्भों में अगर देखा जाता है तो परमहंस जी का बयान जो है
वो धर्म गुरु और विद्वान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वो सत्ता से ताल्लुक वो रखते हैं और सत्ता के लिए पूरी तरह से वो राजनीति करते हैं, वो राजनीतिक हैं और अपने विरोधियों को जो है तरह तरह के जो है आरोप लगाते हैं या स्टेटमेंट देते हैं। वैसे में वहाँ जो हार हुई, स्वाभाविक उस हार पर उनकी बौखलाहट होगी, उन्हीं की नहीं, पूरे बीजेपी संगठन आरएसएस संगठन की होता है। स्वाभाविक है कि हारे हुए हैं और ऐसा सीट जहाँ पर राम की जन्मभूमि है और मंदिर बना है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और आरएसएस वो ख्याति दिलाया और उसको प्रमुख एजेंडा के तौर पर, अपनी उपलब्धि के तौर पर मानती है। स्वाभाविक है कि इस तरीके की बातें आएगी। आप सभी देख पा रहे थे जनता टॉक्स न्यूज और मेरे साथ दलित शुभचिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार शैलेश धुसिया जी थे। इनकी बातों पर कितनी सच्चाई है और बहुत ही विभागीय अंदाज में मेरे सवालों का जवाब दिया। आप सभी जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं।